नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार करवाई हुई प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इस प्रश्न बैंक के 4 पार्ट हमने पहले ही देख लिए थे। इसमें हमने 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर देखे थे। आज की इस वीडियो में हम 5वां चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य से संबंधित क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, इस प्रश्न बैंक का उद्देश्य है से नो टू पास बुक्स, अर्थात इस प्रश्न बैंक को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको पासबुक्स की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ये जो प्रश्न बैंक है ये हमारी एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक के आधार पर तैयार की हुई है। राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार करवाई हुई है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए सभी विद्यार्थी इसके एक एक प्रश्न को समझते हुए इनका सॉल्यूशन देखेंगे, हल देखेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ में, अपने क्लासमेट के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हो सके और अगला वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आ सके। तो अपने स्कूल ग्रुप में, क्लासमेट्स के साथ में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम अगला वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आए। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। हमें यहां पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक पूछा गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय प्रेरण तीनों एक ही चीज है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, देखो चुंबकीय फ्लक्स अलग है जबकि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कैपिटल बी ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका दूसरा नाम है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरा इसका नाम है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण, तो ये 3 नाम है ये चुंबकीय क्षेत्र बी ही। तो इसका जो मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, बी का मात्रक हम जानते हैं टेस्ला होता है। बी का मात्रक टेस्ला होता है। तो यहां पर एक तो इसका मात्रक हो गया टेस्ला, ऑप्शन ए। हम कई बार विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो हम पहला ऑप्शन करके निकल जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो भी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के मात्रक को ही बताते हैं। देखिए हम ये जानते हैं यहां से तो एक फॉर्मूला तो अपने पास में सीधा ही आ गया है। दूसरा फॉर्मूला आप देखें यहां से, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर होता है बी इंटू ए। यहां से बी का जो मात्रक है वो आ जाएगा फाई बी अपॉन में ए। तो यहां से बी का जो मात्रक है वो अपने पास में क्या निकल कर आ रहा है, देखिए वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी भी यहां पर सही होगा। तीसरा ऑप्शन आप देखें, हम एक बल का फॉर्मूला जानते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल F बराबर आई एल बी। तो यहां से B बराबर आ गया F बट्टे में आई एल। तो B का मात्रक देखो क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो ऑप्शन सी भी यहां पर सही होने वाला है। तो चारों ऑप्शन सही है। तो उपरोक्त सभी इसके चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी चुंबक को लोहा चूर्ण में रखकर उठाया जाता है तो
अधिकतम चूर्ण रहता है। तो देखिए अधिकतम चूर्ण है उनके चुंबकीय ध्रुवों के ऊपर रहेगा। तो ऑप्शन हमें दे रखा है उत्तरी ध्रुव से दूर, दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूर, चुंबक के मध्य में। तो तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। चुंबक के सिरों पर लोहा चूर्ण सबसे ज्यादा होता है, अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने यहाँ पर चुंबक और उसमें लोहा चूर्ण को दिखाया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चुंबक में चुंबकत्व का कारण क्या है। तो चुंबक में चुंबकत्व का जो कारण है वो देखिए कि इलेक्ट्रॉन की घूर्णीय गति, ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी पृथ्वी में भारी चुंबकीय दाब के कारण, कॉस्मिक किरणें, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की घूर्णीय गति के कारण से चुंबक में चुंबकत्व उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी चुंबक के केंद्र से कैपिटल R दूरी पर स्थित है किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, किसी बिंदु चुंबकीय द्विध्रुव के कारण से चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = μ0/4 पाई m, यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, बट्टे में r³ √3 cos² थीटा +1 होता है। जहां देखिए थीटा क्या है, इस डायग्राम के जरिए आप समझ लीजिए ये हमारे पास में एक मैग्नेट है। इसमें हमने उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को दिखाया है। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जो कि इसकी चुंबकीय अक्ष से थीटा कोण पर स्थित है। तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = μ0/4 पाई m/r³ √3 cos² थीटा +1 होती है। तो यहां से इसको क्लियर करें कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के साथ में किस तरीके से चेंज होती है। तो ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे को काटती है। तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, हमेशा बंद वक्र बनाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक बंद लूप के रूप में रहेगी। तो ये एक सही स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन देखेंगे, चुंबक के ध्रुव से बहुत दूर इकट्ठी होने लगती है, ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। हमारे को यहाँ पर सही स्टेटमेंट ही पूछा गया है। नेक्स्ट देखें कि निर्वात में होकर नहीं गुजरती, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निर्वात से भी होकर गुजर सकती है, इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमें सही स्टेटमेंट पूछा है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक बंद लूप बनाती है। क्लियर? यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो हमेशा क्लोज लूप के रूप में ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि दो चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्य एवं इनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके मध्य कार्यरत बल। तो यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये हमारे पास में एक चुंबकीय ध्रुव है, ये हमारे पास में एक दूसरा चुंबकीय ध्रुव है। ये दो चुंबकीय ध्रुव है। इसकी ध्रुव प्रबलता है QM1, इसकी ध्रुव प्रबलता है QM2, और दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। क्लियर? ये हमारे पास में दो चुंबकीय ध्रुव जिनके बीच की डिस्टेंस हमने स्मॉल r ले ली। इनके मध्य लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर वहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास में μ0/4 पाई के रूप में कांस्टेंट आएगा।
ये अपने पास में दोनों चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल का फॉर्मूला आ जाता है। अब देखिए, नई स्थिति के अंदर हमें ये कहा गया है कि उनके बीच की दूरी को दुगुना कर दीजिए। नई स्थिति के अंदर जो दूरी है वो पहले वाली दूरी की दुगुनी तथा ध्रुव प्रबलता भी दुगुनी कर दीजिए। तो QM1 है, इसको डैश से लिख रहे हैं, तो ये पहले वाले ध्रुव प्रबलता से दुगुना हो जाएगा। QM2 है, ये भी दुगुना हो जाएगा, 2QM2 हो जाएगा। तो यहां से नया बल देखें, नया चुंबकीय बल, नया चुंबकीय बल को हम F डैश से पुट करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 डैश QM2 डैश बट्टे में R डैश का स्क्वायर। ये R डैश का स्क्वायर है विद्यार्थियों। तो यहां से F डैश इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 डैश, तो ये 2QM1 है। इसी तरीके से QM2 डैश जो कि 2QM2 है बट्टे में R डैश, तो ये 2R का स्क्वायर है। तो यहां से हमारे पास में देखिए ऊपर से 4 एक्स्ट्रा निकल रहा है, नीचे भी 4 एक्स्ट्रा निकल रहा है। तो यहां से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 बट्टे में R स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो बल है वो पहले वाले जितना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक छड़ चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं होती है। तो देखिए, छड़ चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ये हम एक क्वेश्चन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें भी इनको अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें कि दंड चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि किसी एक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक ही होता है। चुंबकीय क्षेत्र के दो मान नहीं हो सकते। इस कारण से दंड चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। तो एक बिंदु पर सदैव एक कुल चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों, आपको इन क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी पकड़नी पड़ेगी। जैसे कि हमने तो इनको इस तरीके से पढ़ रखा है कि दंड चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। हम ऐसा कुछ पढ़ते हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि चुंबकीय क्षेत्र का एक ही मान होता है, इसलिए वहां पर नहीं काट सकती। और या हम कह सकते हैं दो मान नहीं हो सकते, इसी वजह से उनकी दो दिशाएं संभव नहीं है, इसी कारण से वो काट नहीं सकती। तो ऑप्शन ए ही यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्थायी चुंबक, एक स्थायी चुंबक क्या करता है? चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचता है। देखिए, चाहे जो चुंबक बनता है तो वो चुंबकीय पदार्थों को ही अपनी ओर खींचेगा। ऐसा नहीं है कि वो सभी पदार्थों को अपनी ओर खींचे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि किसी धातु के टुकड़े को चुंबक माना जाए तो सही कथन क्या है? तो देखिए, हमने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा है कि प्रतिकर्षण ही असली चुंबकत्व की पहचान होती है। जैसे ये हमारे पास में कोई अज्ञात धातु के टुकड़े को चुंबक मान लिया, तो ये हमारे पास में कोई अज्ञात है, छड़ है, और इसके पास में हम ज्ञात छड़ को लेकर आएंगे। ये हमारे पास में है चुंबक, और चुंबक को लाएंगे। यदि इनके बीच में आकर्षण बल है तो अज्ञात छड़ चुंबक हो सकती है। कंफर्म नहीं है, मे बी मैग्नेट चुंबक हो सकती है विद्यार्थियों।
और यदि ऐसा है कि यहां से ये जो आप अज्ञात छड़ लेकर आ रहे हैं इनके बीच में प्रतिकर्षण हो, ये तो अपन को पता है कि हम चुंबक ही लेकर आ रहे हैं और इस छड़ के साथ में इस जो अज्ञात छड़ है ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, तो कन्फर्म हो जाएगा, कन्फर्म मैग्नेट, 100% ये मैग्नेट होगी। तो देखो यहाँ पर धातु का टुकड़ा है तो यह ज्ञात चुंबक को आकर्षित करेगा, यह ज्ञात चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यह स्टील के पेंचकस को आकर्षित करेगा। तो देखो किसी धातु के टुकड़े को चुंबक मान लिया जाए तो ये इसमें जो ऑप्शन यहाँ पर हमें यहाँ दे रखे हैं वो एकदम मैं एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, भ्रमित करने वाले ऑप्शन है। एक ज्ञात चुंबक को आकर्षित करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने इसको चुंबक माना है तो वो चुंबक को तो आकर्षित करेगा ही करेगा। ज्ञात चुंबक को ये प्रतिकर्षित करेगा, ये भी सही है। तो वैसे इसको थोड़ा सा ऑप्शन घुमा कर देना चाहिए था और ये ऑप्शन होना चाहिए था कि ज्ञात चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा। क्लियर? एक चुंबकत्व की असली पहचान के लिए उसका प्रतिकर्षण का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि चुंबक को पूरी तरह से विचुंबकित किया जा सकता है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में यदि उसको तोड़ेंगे, तोड़ने पर चुंबकत्व में थोड़ी कमी आती है, बट पूरी तरह से इसमें एक वर्ड दिया है पूरी तरह से विचुंबकित किया जा सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है। इसे गर्म करके भी चुंबकत्व के मान को कम कर सकते हैं, बट पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। पूरी तरह से खत्म करने के लिए उचित क्षमता का एक विपरीत चुंबकीय क्षेत्र आपको लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चुंबकीय आघूर्ण है। चुंबकीय आघूर्ण इनमें से क्या है? तो अदिश राशि, सदिश राशि, नियत राशि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो देखिए इसकी डायरेक्शन है, जैसे आपके पास में कोई मैग्नेट है तो इस मैग्नेट के अंदर भी दोबारा एक बार मैग्नेट मैं बना लेता हूं। यहाँ पर हमारे पास में ये कोई मैग्नेट है और इसमें ये जैसे एन, ये एस, तो इसकी डायरेक्शन है वो एस से एन की ओर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक छड़ चुंबक की चुंबकीय बल रेखाओं को निम्न में से किस चित्र के द्वारा दर्शाया गया है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर भी होती है, चुंबक के अंदर भी होती है। तो ये जो ऑप्शन डी है इसके डायग्राम को अच्छे से देखें। अंदर इसकी डायरेक्शन होती है एस से एन की ओर और बाहर होती है एन से एस की ओर। बाहर इसकी डायरेक्शन एन से एस की ओर होगी। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर? देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, बंद वक्र के रूप में होती है। इनकी दिशा चुंबक के बाहर एन से एस की ओर और अंदर एस से एन की ओर होती है। क्लियर? अब यहां पर हम कुछ फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन से यहां पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो। क्लियर? आगे चलकर हम उदासीन बिंदु को परिभाषित भी करेंगे कि एक ऐसा बिंदु जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है उदासीन बिंदु कहलाता है। देखिए विद्यार्थियों, यदि सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय आघूर्ण है, एक सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय आघूर्ण पूछा है। वैसे इसका हमारे पास में कोई फॉर्मूला तो सीधा तो है नहीं। चुंबकीय आघूर्ण के स्थान पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आना चाहिए था और सीधे धारावाही चालक के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होना चाहिए। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर,
और यदि हम इसका फिर भी यदि सीधे धारावाही चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखकर इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना चाहें, तो चुंबक सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इसको देखिए थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं कि हमारे पास में ऐसा हमने कहीं वैसे सीधा कोई फॉर्मूला नहीं देखा है सीधे धारावाही चालक के चुंबकीय आघूर्ण का। लेकिन फिर भी यदि हम किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उसके ऊपर एक बल काम करेगा और उस बल के आधार पर हम इसको हम चुंबकीय द्विध्रुव मान लें तो ये बल काम करेगा। ठीक है, F बराबर m इंटू बी, तो m बराबर एफ एम बट्टे में b के रूप में हम इसको पुट कर सकते हैं। क्लियर। और वैसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र यदि होता तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मध्य का कोण बताइए। तो ये 0 डिग्री होता है। वैसे भी इस क्वेश्चन के अंदर भी वैसे दो पार्ट एक तरीके से दे रखे हैं, तो यहां तक कि एक क्वेश्चन हो गया कि मध्य कोण का मान बताइए। तो इस मध्य के कोण का जो मान होता है वो 0 होता है। यहां पर हमने इस डायग्राम के अंदर भी देखा है, यहाँ पर इस ऑप्शन डी के अंदर देखें, अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, इनके मध्य का कोण 0 है। तो यहाँ पर छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मध्य का कोण पूछा गया है, तो वो कोण है 0। तो किसी बंद सतह से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है, तो बंद सतह से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। ये चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम से हमें प्राप्त होता है। किसी प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। इसका आंसर भी 0 आएगा, इसका आंसर भी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी धारावाही चालक तार के कारण अनंत पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। तो धारावाही चालक के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। आर बराबर अनंत पुट करेंगे तो B का मान 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां पर भी इसमें भी 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव या किसी छड़ चुंबक पर लगने वाले बल का मान होता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि आप किसी छड़ चुंबक को या चुंबकीय द्विध्रुव को रख देंगे तो उस पर लगने वाला कुल बल 0 होता है। कुल बल कितना होता है? 0 होता है। तो इस ऑप्शन में भी 0 आएगा। एक और क्वेश्चन जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण है, जो 16वें क्वेश्चन था, उसी का ही ये पार्ट है, एक तरीके से उसी की भांति है। बनने वाला कोण 0 होता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ऐसा सभी ऑप्शन में जो 15वां क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मुझे कंट्रोवर्शियल टाइप का लग रहा है। इसके अलावा बाकी के सभी ऑप्शन में 0 आ रहा है। तो सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय आघूर्ण है, ये इसमें भी क्या कहना चाह रहा है इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है। यदि आपको किसी बुक के अंदर यदि इसका सॉल्यूशन मिल जाए तो आप मुझे जरूर बताइएगा, इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में कि एक वेबर है वो कितने मैक्सवेल के बराबर होता है। तो विद्यार्थियों एक जो वेबर होता है ये बराबर होता है 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर के। ये जो वेबर है वो एमकेएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, मैक्सवेल है वो सीजीएस पद्धति में मात्रक है। तो मैं टेस्ला को सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट कर देता हूँ, 10 की घात 4 गाउस होता है। 1 टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गाउस होता है विद्यार्थियों। अब यहां से टेस्ला की जगह हमने पुट कर दिया, मीटर की जगह हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 की घात 4 गाउस और 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यह आ गया अपने पास में 10 की घात 8 गाउस
इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। विद्यार्थी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि गाउस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर है, यह मैक्सवेल ही होता है। तो एक जो वेबर होता है वो 10 की घात 8 मैक्सवेल के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 10 की घात 8 मैक्सवेल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रति चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और देखिए इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक एक करके आपके सामने रख देते हैं। तो देखिए सीधी सीधी डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, कॉपर, बिस्मिथ, जिंक, मरकरी, H2SO2, N2। देखिए ये जो H2N2 जो गैसें हैं वो यहाँ पर प्रतिचुंबकीय होती है, जबकि ऑक्सीजन गैस है वो अनुचुंबकीय होती है। कॉपर खुद प्रतिचुंबकीय है, लेकिन कॉपर क्लोराइड है वो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुण लिखिए। तो देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के बहुत सारे गुण हैं, उनमें से आपको 2 गुण पुट करने हैं कि ये बंद वक्र के रूप में होती है, इनकी दिशा बाहर N से S की ओर और चुंबक के अंदर S से N की ओर होती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। तो ये सब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक छड़ चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा देखिए। तो डेफिनेशन देखेंगे, छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण तो किसी चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यदि ये हमारे पास में कोई चुंबक है तो इसके उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता को हम प्लस में QM से और दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता को माइनस QM से पुट करेंगे, और इसके केंद्र से जो डिस्टेंस है वो L और L है, दोनों ध्रुवों के बीच की डिस्टेंस है वो 2L हो जाएगी। तो चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल m बराबर हमारे पास में आ जाएगा एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के बीच की डिस्टेंस। क्लियर। तो m बराबर QM इंटू 2L आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए। तो किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन का मान 0 होता है। B वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू 0। यह है चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए कि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती, क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है। क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होगी। जो कि संभव नहीं है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो कटान बिंदु पर 2 दिशाएं हो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से 2 अनुचुंबकीय पदार्थ छांटिए। सोडियम, बिस्मिथ, तांबा, एल्यूमिनियम, सीसा। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया था कि अनुचुंबकीय पदार्थ पूछा है तो सोडियम एक अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा और एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम
तो हमने इसके अलावा ये देखा था कि बिस्मिथ है, तांबा है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। फिर देखिए, एक धारावाही परिनालिका का व्यवहार एक छड़ चुंबक की तरह होता है। कैसे, समझाइए। वैसे तो इसको समझाने का लंबा चौड़ा तरीका है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ी चीजें क्लियर कर दूं कि यदि इसको हम एक धागे से बांधकर यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो ये भी छड़ चुंबक की भांति उत्तर दक्षिण दिशा में आकर व्यवस्थित हो जाएगी। एक सिरा इसका उत्तर की ओर, दूसरा सिरा इसका दक्षिण की ओर हो जाएगा। इसमें भी जो समान ध्रुव हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण बल काम करेगा। जैसे आपने लटकाया तो समान ध्रुवों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा, और असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल काम करेगा। क्लियर। इसी प्रकार से इसकी अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता छड़ चुंबक की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। तो ये हम मैथमेटिकली इनको भी हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें ये बताती है कि एक धारावाही परिनालिका है वो छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक एल लंबाई के एक छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, वैसे मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर होना चाहिए कैपिटल एम या स्मॉल एम है। इसे वृत्ताकार चाप के रूप में मोड़ने पर चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। जैसे हमारे पास में ये कोई एल लंबाई की छड़ चुंबक है और इसको मोड़कर अर्धवर्ताकार रूप दे दिया जाए, तो इस तरीके से हम दे दिया जाए तो पहले वाली स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण हमें दे रखा है m, तो वर्ताकार रूप में मोड़ने के बाद में इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, ये हमें यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ से आप ध्यान दें, एल लंबाई की छड़ चुंबक है, एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता प्लस में qm, दूसरे की माइनस में qm। तो चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल m बराबर हो जाएगा, स्मॉल m बराबर qm इंटू 2l, qm इंटू 2l हो जाएगा। यहाँ पर जो लेंथ है वो ये वाली लेंथ है वो l रहेगी। ठीक है। यदि मैं इसकी रेडियस स्मॉल r कंसीडर कर लूं तो इसकी जो अर्धवर्त है इसकी चाप की जो लंबाई है वो पाई r रह जाएगी, जो कि l के बराबर होगी। तो यहां से r बराबर आ जाएगा l बट्टे में पाई, ये अपने पास में आ जाएगा। और दोनों ध्रुवों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों ध्रुवों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2r है, जो कि 2l अपॉन पाई के बराबर हो जाएगी। क्लियर। अब यहां पर जो चुंबकीय आघूर्ण है स्मॉल m, ये ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के बीच की डिस्टेंस जो कि 2r है, और 2r की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 2l। देखो यहाँ पर ये 2l है वो कैपिटल L के बराबर है, तो 2l बट्टे में पाई। तो ये पहले वाली जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका 2 बट्टे में पाई गुणा हो जाएगा, 2 बट्टे में पाई गुणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाने के लिए मिश्र धातु हमारे पास में है। एक तो है परमेलोय, परमेलोय का प्रयोग किया जाता है, तथा दूसरी जो मिश्र धातु है वो है म्यू मेटल, इनका प्रयोग किया जाता है। ये जो म्यू मेटल है इसके अंदर आयरन, कॉपर, निकल, मैग्नीज ये धातुएं होती है। क्लियर। तो ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एक पृष्ठ में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। क्लियर? तो देखेंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे पृष्ठीय क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, अल्पांश के रूप में डी फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और इस अल्पांश का भी यदि आप इंटीग्रेशन कर देते हैं तो फाई बी बराबर इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर पुट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदासीन बिंदु को परिभाषित कीजिए कि वह बिंदु जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो उदासीन बिंदु कहलाता है। तो वह बिंदु जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो उदासीन बिंदु कहलाता है। उदासीन बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण कर लेता। तो देखिए, यदि चुंबकत्व से संबंधित गाउस का नियम है वो हम ये जानते हैं कि क्या है। चुंबकत्व से संबंधित जो गाउस का नियम है, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू, देखिए, बंद पृष्ठ में मौजूद कुल चुंबकीय आवेशों का म्यू नॉट गुणा होता है। तो किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर उत्तरी ध्रुव होगा तो डेफिनेटली वहां पर दक्षिणी ध्रुव भी होगा। जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश करेगी उतनी ही बाहर भी निकलेगी। तत्पश्चात जो चुंबकीय फ्लक्स है वो शून्य आता है। लेकिन यदि एकल ध्रुव का अस्तित्व होता, यदि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व हो, एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व हो तो ये जो नियम है वो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट। यहां से हम एक ही ध्रुव लेकर चलेंगे तो क्यू नॉट क्यू एम, तो ये अपने पास में आ जाएगा। तो चुंबकत्व संबंधित जो गाउस का नियम है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, इस रूप में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब किसी छड़ चुंबक को उसकी अक्ष के लंबवत दो बराबर भागों में काटा जाता है तो छड़ चुंबक के ध्रुवीय सामर्थ्य और चुंबकीय आघूर्ण में क्या परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, यहां पर हमने एक चुंबक ली है, ये हमारे पास में एक चुंबक है और इसकी उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता प्लस में क्यू एम, दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता माइनस में क्यू एम है। तो इसकी ध्रुव प्रबलता का परिमाण देखें तो क्यू एम और चुंबकीय आघूर्ण हो गया क्यू एम इंटू टू एल। अब यदि हम इसकी अक्ष के लंबवत, इसकी जैसे अक्ष ये है और इसके लंबवत दो बराबर भागों में काट दे तो ऐसे हमारे पास में दो टुकड़े प्राप्त हो जाएंगे। अब प्रत्येक टुकड़े की जो लंबाई है वो स्मॉल एल रह जाएगी। इनकी ध्रुव प्रबलता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्रुव प्रबलता उतनी ही रहने वाली है, लेकिन लंबाई आधी होने की वजह से जो चुंबकीय आघूर्ण है वो भी पहले की तुलना में आधा हो जाएगा। क्लियर? तो इसको देख लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए। अब देखिए, कुछ थोड़े से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हमारे पास में है, इनको भी आप समझेंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ को परिभाषित कीजिए।
इसके अलावा एक हमें छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे रखा है, सीधा अक्ष और निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करने का है। तो स्मॉल m का मान दे रखा है, r का दे रखा है, अक्ष और निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का फॉर्मूला होता है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। आप इस फॉर्मूला से पहले पार्ट में तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू 10⁻⁷ होती है, 2m अपॉन r क्यूब। तो m की वैल्यू हमें 0.40 जूल पर टेस्ला दे रखी है और r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे रखी है। इसी तरीके से निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब वाले फॉर्मूले से निकालना है। इसमें आप r की जो वैल्यू है वो आपको 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करके पुट करनी है, 0.20 पुट करनी है। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि चुंबकन M, चुंबकीय तीव्रता कैपिटल N, चुंबकीय प्रवृत्ति काई, आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। चुंबकीय प्रवृत्ति को भी तो देखिए म्यू बराबर होता है 1 प्लस काई, ये तो म्यू इनके बीच में रिलेशन हो गया। इसे आप म्यू बराबर 1 प्लस m/h भी पुट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हमें यहाँ पर प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय की परिभाषा, जो कि 35वां क्वेश्चन भी था, और आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण, इनके आधार पर इनमें अंतर भी बताना है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो ठीक है क्वेश्चन, आप इनको देखेंगे, समझेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।